This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनिल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़नी इत्तिबाअह वल बातिला बातिलन वरज़ुक़नी इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। आज हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। हमने कहा था पहले नंबर पे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। देन सेकंड वन स्टेप में we would discuss assumptions of law of diminishing marginal utility. थर्ड वन स्टेप में बचे limitations or exceptions of the law of diminishing marginal utility. फोर्थ वन एंड द लास्ट वन प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और बिल्कुल उसी तरह से हमने उनसे डिस्कस भी किया। बट बच्चे आज से हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और बिल्कुल उसी तरह से पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट टेबल और डायग्राम की मदद से। देन फिर बच्चे हम इसके अजम्पशंस लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे, और सबसे एंड पे बच्चे हम इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों कॉन्सेप्ट्स डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के, क्योंकि ये मार्शलियन अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच का मतलब यूटिलिटी मेजरेबल क्वांटिटेटिवली, we can express satisfaction, happiness in mathematical numbers. If we say we consume an apple, we consume first unit of an apple, we got satisfaction of 20 utils. It means we are able to measure utility, satisfaction और happiness quantitatively. हम कह रहे हैं ना कि हमें 20 की यूटिलिटी मिली, अब हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को। अगर हम क्वांटिटेटिवली यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, ऐसी अप्रोच को कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। तो हम कार्डिनल अप्रोच का ये सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड वन है लेकिन लॉ सेकंड वन है। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, उस लॉ में तो सिर्फ एक ही गुड के बारे में कॉन्सेप्ट मौजूद था, और दूसरी बात ये उसने तो हमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड नहीं की कि कंज्यूमर को मैक्सिमम फायदा कब मिलेगा। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में ये एक्सप्लेन किया कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, और कंज्यूमर अपनी आमदनी सारी की सारी एक ही कमोडिटी पे खर्च थोड़ी ना करता है, वो तो एक से ज्यादा कमोडिटीज पे अपनी इनकम को स्पेंड करता है, खर्च करता है। अब वो बहुत ज्यादा यूनिट्स पे, बहुत ज्यादा कमोडिटीज पे खर्च करता है। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा गुड्स को कंसीडर करके इस कॉन्सेप्ट को समझना
आसान नहीं होगा। हमने इस कॉन्सेप्ट को समझना है, जस्ट टू गुड्स। हमने कहना है हमारे पास दो गुड्स और दोनों गुड्स एक दूसरे का सब्स्टिट्यूटेबल भी है। जब मैं असम्पशंस पढ़ाऊंगा उसमें ये बात भी बताऊंगा, बट इस लॉ को पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताने लगा। पहली बात, कंज्यूमर की आमदनी लिमिटेड है और वो गिवन है, चेंज भी नहीं होगी। लिमिटेड इनकम है और गिवन है, उसमें चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, पहली बात क्लियर हो गई, कंज्यूमर्स की इनकम गिवन है और कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हुए कितनी कमोडिटीज कंसीडर करनी है? दो कमोडिटीज। और उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था बास्केट ऑफ गुड्स का, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे। कंज्यूमर अपनी आमदनी जितनी भी कमोडिटीज पे खर्च करता है, उन तमाम कमोडिटीज को कलेक्टिवली बास्केट ऑफ गुड्स कहते हैं। हमने अज्यूम करना है हमारी बास्केट ऑफ गुड्स में सिर्फ दो ही कमोडिटीज। कितनी कमोडिटीज हैं? दो। तीसरी बात, हर कमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कमोडिटी ए है और कमोडिटी बी है, दो कमोडिटी। कमोडिटी ए की कीमत ₹1 पर यूनिट है, बी की भी ₹1 पर यूनिट है, दोनों की कीमत ₹1 ही रहेगी और वो चेंज भी नहीं होगी। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे अब हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं आपके साथ टेबल बना के उसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, फिर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, ये फिर हमें स्टेटमेंट इसकी समझ में आएगी। समझ आ गई बच्चे बात? चले बच्चे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे रुपीस कमोडिटीज, दो कमोडिटीज हैं, एक ए है और दूसरी बी है। फर्स्ट वन की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए और सेकंड वन की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी। सिंपल सा टेबल बन गया। इसकी स्टेटमेंट ना समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम इसका टेबल जरा अच्छे से समझ लें। अभी साहब मैं लिखूंगा जरूर इंशाल्लाह। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5। कंज्यूमर के पास ₹5 हैं। कितने पैसे हैं? ₹5। बातें समझते जाना साथ साथ। कंज्यूमर के पास कितने रुपए हैं? ₹5। कंज्यूमर के पास इतने पैसे और वो लिमिटेड है और चेंज नहीं होने, ₹5 ही रहना। कमोडिटी ए की कीमत भी ₹1 पर यूनिट है, बी की कीमत सर भी जी आवाज बहुत ₹1। ज्यादा कट रही है। बच्चे सब बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं बच्चे, ये आपके साथ ही प्रॉब्लम है। बाकी बच्चों के मैसेजेस अभी आए, उन्होंने कहा क्लियर है आपकी आवाज। ठीक है, आप दोबारा रिज्वाइन करके देख लो, शायद आपके साथ कोई प्रॉब्लम। ठीक है बच्चे, चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, जज़ाकल्लाह बच्चे। अच्छा बच्चे, कंज्यूमर के पास ₹5 हैं
कमोडिटी ए की कीमत 1 रुपया पर यूनिट, बी की कीमत भी 1 रुपया पर यूनिट है। अब कंज्यूमर ने ये 5 रुपए कमोडिटी ए और बी पे कैसे खर्च करे? मतलब क्या? मतलब ये हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ए एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बी, कितने यूनिट कमोडिटी ए के और कितने यूनिट्स कमोडिटी बी के कंज्यूमर को खरीदने चाहिए। कंज्यूमर should supposed to consume in such a way that his total satisfaction would be maximum, कि उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। उसे क्या कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करना चाहिए? कितने यूनिट कमोडिटी ए पे पैसे खर्च करे, कितने यूनिट बी पे खर्च करे, ताकि उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए। ये है बेसिक इस कॉन्सेप्ट का, इस लॉ का मकसद, ऑब्जेक्टिव। हम कहते हैं लेट्स सपोज अगर कंज्यूमर ए पहला रुपया कमोडिटी ए पे खर्च करता है, उसे यूटिलिटी मिलेगी 20। सेकंड रुपया अगर खर्च करता है तो 16 रुपये, थर्ड वन पे बचे 12, 8 और फिफ्थ वन पे बचे 4। इसी तरह से बच्चे अगर कंज्यूमर अपने पैसे कमोडिटी बी पे खर्च करे तो फर्स्ट रुपी स्पेंड करने से कमोडिटी बी पे उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 16। इफ कंज्यूमर spend second rupee on commodity B, then he get 12 units of util। इसी तरह से बचे 8, 4 and 0 so on। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो इसमें अप्लाई भी हो रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था हमने बच्चे? हमने कहा था कि हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से कंज्यूमर को यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट की निस्बत कम मिलेगी। याद है ना? द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक diminishes with every increase in stock that he already has। हर एडिशनल यूनिट पे कंजम्पशन करने से हासिल होने वाली यूटिलिटी पहले से हासिल करदा यूनिट की यूटिलिटी से कम होगी, डिक्रीज करेगी, डिमिनिश करेगी। तो यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर फर्स्ट रुपया स्पेंड किया कमोडिटी बी पे, यूटिलिटी मिल रही है 16। अब सेकंड रुपी जो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा उस सेकंड यूनिट पे कंजम्पशन करने से वो पहले 16 की निस्बत कम नहीं है, 12 मिल रहा है। इसी तरह से हर अगला यूनिट सेटिस्फेक्शन कम देता जा रहा है। अच्छा, अब एक बच्चे ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है। बच्चे ने कहा कि सर ये बात तो ठीक है, आपने कहा कम होगी, डिमिनिश होगी, लेकिन ये आप यूनिफॉर्म रेट से कम करते जा रहे हैं। क्या ये यूनिफॉर्म रेट से कम होगी? मींस टू से कि यूटिलिटी में गैप 4 का ही आएगा? नहीं बच्चे, ये जरूरी नहीं है। फिर मैंने क्यों लिया हुआ है? मैंने इस वजह से लिया है कि मेरी डायग्राम जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, सिंपल कर्व बन जाएगा मेरे लिए। अगर मैं इनका डिफरेंस सिमिलर नहीं लेता हूं तो स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, मेरे लिए कर्व बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है फॉर आवर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम देयर इज अ, क्या है बच्चे? हाँ शाबाश, ये सिमिलर गैप आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं। बिल्कुल ठीक कहा बच्चे आपने, और आपको समझ भी आ गई है बच्चे? जी जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी बच्चे, अच्छा यहाँ तक बच्चे बात आपको टेबल की समझ में आ गई। अच्छा, अभी हमने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। अब मैं कॉम्बिनेशंस बनाने वाला हूँ, मैं बिल्कुल सामने कॉम्बिनेशंस बनाता हूँ इसके। देखिए बच्चे, फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन,
हमें ये जानना है कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगी, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या। अब कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, पहला कॉम्बिनेशन ये है कि कंज्यूमर अपने सारे पैसे, कंज्यूमर के पास 5 रुपए है ना, आपको याद है, कंज्यूमर अपने सारे पैसे ही कमोडिटी ए की कंजम्पशन पे स्पेंड कर डाले। मतलब क्या, अपने सारे पैसे कमोडिटी ए पे खर्च कर दे तो उसे टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी। और आपको याद है टोटल सेटिस्फेक्शन कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने कहा था सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी दैट इज कंज्यूम। एक कंज्यूमर ने एक कमोडिटी के जितने यूनिट कंज्यूम किए उन तमाम यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी के सम को हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, टोटल सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। तो बच्चे अब देखें इस सिचुएशन में क्या है, फर्स्ट वन में 20 है, 20 फिर बचे 16, 12, 8 प्लस 4, टोटल सेटिस्फेक्शन कैलकुलेट करके बताइएगा। आप लोगों ने अपने पास कैलकुलेटर लाजमी रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। 60। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैर, टोटल सेटिस्फेक्शन है 6060। अच्छा बच्चे, ₹5 स्पेंड किए ऑन कमोडिटी ए पे, 5 के 5 रुपए ए पे खर्च कर डाले। अच्छा बच्चे, अब हम एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब अगर इस कॉम्बिनेशन से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली तो फिर हम ए कॉम्बिनेशन स्किप कर देंगे, हम ए कॉम्बिनेशन नहीं अवेल करेंगे क्योंकि उसमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। अगर हमें सेकंड में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली तो फिर हम सेकंड कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करेंगे, अवेल करेंगे, फर्स्ट कॉम्बिनेशन को इग्नोर करते हैं। जरा कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड के केस में क्या बच्चे, मैं 4 रुपीज स्पेंड कर रहा हूँ कमोडिटी ए पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ 4 रुपीज स्पेंड कर रहा हूँ कमोडिटी ए पे और 1 रुपया खर्च करूंगा कमोडिटी बी पे, और कमोडिटी बी पे जब मैं पहला रुपया खर्च करूंगा तो यूटिलिटी मिलेगी 16। तो बच्चे देखें क्या हुआ, मैंने ₹4 स्पेंड कर दिए ऑन ए और 1 रुपया खर्च कर दिया है ऑन बी कमोडिटी। मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, $72। अब मुझे बताएं ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन की निस्बत ज्यादा मिल रही है कम मिल रही है। अब आप मुझे बताएं इन दोनों में से किस कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर को पिक करना चाहिए, रादर कॉम्बिनेशन ए और बी या कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2, सेकंड वन कॉम्बिनेशन, because second combination gives more level of satisfaction shabash as compared to first combination, because second combination gives more satisfaction as compared to first combination। बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। अब बच्चे थर्ड वन कॉम्बिनेशन भी बना लेते हैं। थर्ड वन कॉम्बिनेशन क्या कि अब कंज्यूमर 3 यूनिट्स ए के खर्च करेगा। हुसैन फारूक बच्चे ये समझो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कंज्यूमर के पास 5 रुपए, आप बाजार से चीजें खरीदने के लिए जाओगे, हमारी अजम्पशन है आपने 2 ही चीजें खरीदनी है, या तो ए या बी, और आपके पास 5 रुपए हैं, कमोडिटी ए का 1 यूनिट 1 रुपए का है। आप अगर सारे के सारे पैसे ए पे खर्च कर डालो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी 60 की। 5 रुपए है ना आपके पास, आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम कमोडिटी ए के कितने यूनिट खरीद सकते हो, 5, हर यूनिट 1 रुपए का जो हुआ, कीमत आपके पास आपको कितनी पे करनी पड़ेगी 5 यूनिट की, 5 रुपए, और वही आपकी इनकम भी है। हमने कहा जी हम ऐसा करते हैं कि कुछ यूनिट ए के और कुछ बी के ले लेते हैं। उसमें हमने क्या किया, हमने कहा नहीं 4 यूनिट हम बी के लेते हैं और 4 यूनिट ए के लेते हैं और 1 यूनिट बी का लेते हैं।
तो तब क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी? हमने जब 4 यूनिट ए के लिए तो देखें 1, 2, 3 और 4, और पहला यूनिट बी का लिया, ठीक हो गया ना बच्चे? तो बच्चे मैंने पहले ही कहा मोहम्मद शाह, एहसन शाह साहब, मैंने पहले ही कहा दो कमोडिटीज हैं और दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूटेबल है। ये हमारी अजम्पशन है। हमारे पास कितनी कमोडिटीज हैं? दो, और दोनों कमोडिटीज एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं बच्चे? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अजम्पशन है। बिल्कुल सही हो गया। ये सबसे एंड पे ये बात बतानी थी जो आपने पहले ही पिक कर ली। इसको हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा जी बच्चे, अब देखिए 20 प्लस 16 प्लस 12, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ये हुआ कि हमने कहा कि हम 3 यूनिट कमोडिटी एक, देखो बच्चे ऐसा, अभी वेट करो। लॉ ऑफ इक्वी, ये नाम क्यों इसका रखा गया ये अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं वो आपको लाजमी बताऊंगा। इसको लॉ ऑफ इक्वी क्यों कहा जाता है, इसी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है और क्यों लॉ ऑफ इक्वी कहा जाता है? इक्वी का कॉन्सेप्ट जरूर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, अच्छा जी बच्चे, 3 यूनिट्स अब उसने कमोडिटी ए के लिए। अच्छा, अब 2 यूनिट्स कमोडिटी बी के। फर्स्ट यूनिट पे 16, सेकंड यूनिट पे बच्चे 12। टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करके बताएं बच्चे। शाबाश, टोटल सेटिस्फेक्शन है जी 76। बच्चे 3 रुपीज स्पेंड किए हैं ऑन ए। देखिए हर केस में 5 रुपए टोटल कंज्यूमर खर्च कर रहा है। वो ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहा है कि उसके टोटल उसके पास आमदनी ही 5 रुपए की है, तो वो 3 रुपए ए पे खर्च कर रहा है और 2 रुपए बी पे खर्च कर रहा है। बच्चे ऐसा अगेन बच्चे, ये मेरी बात सुनिएगा, ये जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन इसी सीक्वेंस से बनाया जाए, लेकिन आप देखें अगर मैं इस सीक्वेंस को फॉलो करूंगा एग्जाम में मुझे अपना क्वेश्चन डिलीवर करना, बात समझाना एग्जामिनर को आसान हो जाएगी, बजाय इसके कि मैं रैंडम कॉम्बिनेशन बना लूं और मेरे से गलती भी नहीं होगी। अदरवाइज मुझे कॉम्बिनेशन के लिए सोचना पड़ेगा एग्जाम में बैठ के कि मैं कैसे कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। अस्सलाम और वालेकुम सर। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं ना, आपने सारे बनाने हैं ताकि आप एग्जामिनर को अच्छे से बात समझा सकें। ठीक है, अच्छा जी बच्चे, एक और कॉम्बिनेशन, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चे। क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? अब वो 2 रुपए खर्च करे ए पे 20 प्लस 60 और 3 रुपए खर्च करे बी पे। अब बच्चे टोटल सेटिस्फेक्शन बताइएगा। अगेन 72, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, ₹2 ऑन ए एंड ₹3 ऑन कमोडिटी बी। अब देखें टोटल 5 रुपीज ही खर्च कर रहा है। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ? समझाने के लिए कि खर्च वो 5 रुपए ही कर रहा है। उन 5 में से 2 रुपए ए कमोडिटी पे और 3 रुपए कमोडिटी बी पे। टोटल सेटिस्फेक्शन 72 मिली, जो कि 76 से कम है। अब इसका मतलब वो ये कॉम्बिनेशन लेगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं लेगा, ना ये कॉम्बिनेशन या नहीं, क्योंकि अभी तक के जितने भी कॉम्बिनेशन हमने पढ़े उनमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है 76। इससे ज्यादा किसी भी पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। अब एक फिफ्थ कॉम्बिनेशन भी है बच्चे, वो क्या होगा बताएं जरा। कितने यूनिट ए पे, शाबाश, कमोडिटी ए के खर्च करे 1 यूनिट, और कितने यूनिट कमोडिटी बी के? 4 यूनिट्स। टोटल सेटिस्फेक्शन बताइएगा बच्चे। बिल्कुल ठीक होगा जी, शाबाश। और टोटल कितने पैसे खर्च कर रहा है वो? 5 रुपीज।
और देखे इस केस में भी सेटिस्फेक्शन 76 से कम है, तो ये ऑप्शन भी कंज्यूमर पिक नहीं करेगा। अब लास्ट वन कॉम्बिनेशन क्या रह गया है कि सारे के सारे पैसे बी पे खर्च कर डाले। अगर सारे पैसे बी पे खर्च करेगा तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, कैलकुलेट करके बता दें बच्चे। जी बच्चे, 40, जो कि 76 से कम है। इसका मतलब है कंज्यूमर ये ऑप्शन भी, ये कॉम्बिनेशन भी प्रेफर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहा है, कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ये पिक कर रहा है। कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन में क्या है, 3 रुपए खर्च करने हैं। अब देखिए कितने रुपए खर्च करने हैं, 3 रुपए खर्च करने हैं ए पे, कितने रुपए खर्च करने हैं बी पे, 2 रुपए। मैं रिपीट कर रहा हूं, कितने रुपए खर्च कर रहा है कंज्यूमर ए पे, 3 रुपए। कितने रुपए खर्च कर रहा है बी पे, 2 रुपए। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगली बात सुनिए गौर से, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर ने एक कमोडिटी पे कितने रुपए खर्च किए, सभी लोग मुझे जवाब दें। हाउ मैनी रुपीज या हाउ मच मनी कंज्यूमर स्पेंड ऑन कमोडिटी ए, 3 रुपीज। शाबाश हादी, बिल्कुल ठीक। जैनब बिल्कुल सही, शाबाश असद अली, बाकी सब लोगों ने भी बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश, 3 रुपीज। अच्छा बच्चे, जो आखिरी रुपया, लास्ट रुपया स्पेंड किया वो कौन सा है, ए पे। अभी मोहम्मद एहसन शाह एक का जवाब देना, सिर्फ ए का, बी पे नहीं बात करनी अभी हमें। ए पे जो लास्ट रुपी स्पेंड किया वो कौन सा है, 3rd रुपी, शाबाश। उस 3rd रुपया स्पेंड करने से यूटिलिटी कितनी मिल रही है, तीसरा रुपया खर्च करने से कमोडिटी ए पे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 12, शाबाश। कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 12, ये मिल रही है। अच्छा, अब बी कमोडिटी पे लास्ट रुपया कौन सा स्पेंड किया, सेकंड। मोहम्मद इमरान बिल्कुल ठीक, फातिमा अफनान, सादिया बिल्कुल ठीक है जी बच्चे, 2 रुपीज है ना, बिल्कुल ठीक है जी, सेकंड। अच्छा, उस 2 रुपए से हासिल होने वाली यूटिलिटी कितनी मिल रही है, अब देखें, लास्ट रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी ए, लास्ट रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी ए एंड लास्ट रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी बी गिव्स सेम और इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। जिस पॉइंट पे लास्ट लास्ट रुपी को स्पेंड करने से मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी, उस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसी वजह से इसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना बच्चे, लास्ट रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी ए एंड लास्ट रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी बी, लास्ट रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी ए 3rd रुपी would give marginal utility 12, shabash, and last rupee spent on commodity B, 2nd rupee, would give marginal utility 12, where ये दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट लास्ट रुपी पे स्पेंड होने से इक्वल हो जाए, उस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि कमोडिटी ए पे हो सकता है कमोडिटी बी का 3rd रुपए हो और ए का 2nd रुपी हो। ठीक है ना बच्चे, तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन देता है। अगर एग्जामिनर हमें क्वेश्चन नहीं देता, हमें वैसे ही कह देता है कि खुद से टेबल बना के, डायग्राम बना के आप जरा कॉन्सेप्ट समझाओ, तो फिर आपने क्या करना है, आपने यही टेबल और यही डायग्राम बना के समझा देना। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको टेबल खुद दे दे
फिर जो एग्जामिनर टेबल प्रोवाइड करेगा फिर उसकी बेस पे आपने फैसला करना है। जी बच्चे, मैं बात समझा पाया हूं आपको? जी बच्चे, अब इसकी स्टेटमेंट लिखनी शुरू करें हम। बच्चे, लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने भी समझाया वो ये है कि हर आखिरी रुपया कमोडिटी पे खर्च करने से जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगी उस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब एक कमोडिटी के केस में आखिरी रुपया कौन सा खर्च किया बच्चे? थर्ड रुपए, उससे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? 12। बी पे लास्ट रुपया स्पेंड कौन सा किया है? दूसरा, सेकंड वन, उससे मार्जिनल यूटिलिटी बच्चे कितनी मिल रही है? 12। और आप मुझे बता दीजिएगा लास्ट रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी ए एंड लास्ट रुपी स्पेंड ऑन कमोडिटी बी would give same level of satisfaction, same marginal utility। ठीक है ना बच्चे? सेम मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे अब 3 यूनिट्स कंज्यूमर को एक ही कमोडिटी के कंज्यूम करने चाहिए और 2 यूनिट्स कमोडिटी बी के कंज्यूमर करने चाहिए, तो तब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब हम इसकी जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं ये आपको पढ़ने के लिए टाइम भी प्रोवाइड करूंगा। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर ये जो सेटिस्फेक्शन है इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं प्रैक्टिकली? मुझे ना आपकी आवाज भी सही आ रही, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब या तो आप सर मैं काइंडली थोड़ा कह रहा हूँ कि ये जो सेटिस्फेक्शन है इसको हम प्रैक्टिकली कैसे लिख सकते हैं, मींस के न्यूमेरिकल में, मैथमेटिकली? जी, जब मैं आपके साथ इसकी लिमिटेशंस डिस्कस करूंगा तो इस लॉ की सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यही है। वो कहता है कि ये जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी को तो हम न्यूमेरिकली मेजर ही नहीं कर सकते। बाकी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर कि वी आर नॉट एबल टू मेजर सेटिस्फेक्शन न्यूमेरिकली। हाउ इज इट पॉसिबल? सेटिस्फेक्शन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। वी कंपेयर, वी से कि मुझे इस कमोडिटी से ज्यादा फायदा मिला। मिसाल के तौर पे आपके सामने 2 फ्रूट्स पड़े हुए हैं, एक मेलन है और दूसरा स्ट्रॉबेरी है। आपको कहा गया खाओ और आप खाने के बाद कहते हो कि मेलन से मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है 50 की और स्ट्रॉबेरी से मिली है 100 की। ऐसा नहीं आप कहोगे, आप कहोगे मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा अच्छी लगी है मेलन की बनिस्बत, मुझे स्ट्रॉबेरी खाने में ज्यादा मजा आया, ग्रेटर देन, ये कहते हो आप। तो इस लॉ का सबसे बड़ा क्रिटिक ही यही है। और ये जब मैं आपके साथ लिमिटेशंस डिस्कस करूंगा तो तब ये बताऊंगा कि जी इस लॉ में ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। और जब मैं अजम्पशंस पढ़ाऊंगा तो फिर अजम्पशन में ये बात भी पढ़ाऊंगा, यूटिलिटी इज मेजरेबल न्यूमेरिकली। आपको याद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी हमने पहली अजम्पशन पढ़ी थी रैशनैलिटी, कंज्यूमर वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और दूसरी अजम्पशन ये पढ़ी थी कार्डिनल यूटिलिटी के यूटिलिटी को हम न्यूमेरिकली मेजर भी कर सकते हैं। ये हमारी अजम्पशन है और लिमिटेशन में जाके कहेंगे ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जी बच्चे, अब बात क्लियर हो गई है? मैं आपको बात समझा पाया? जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बच्चे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू law of equimarginal utility। अच्छा, अब लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा। बेसिकली थीम तो यही है ना। तो हमने ये समझना है कि कंज्यूमर कब मैक्सिमम
सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा। किस पॉइंट? अ कंज्यूमर स्पेंड, खर्च करता है, हिज मनी, इनकम, अपने पैसों को, कितनी कमोडिटीज पे बचे? हमने अजम्पशन लेते हुए 2 कमोडिटीज की बात की थी। ऑन 2 कमोडिटीज अ कंज्यूमर स्पेंड हिज मनी इनकम ऑन 2 कमोडिटीज। किस तरह से? इन सच अ वे, इस तरह से, दैट लास्ट रूपी, या इसके लिए वर्ड पेनी भी बोल दिया जाता है, स्पेंड ऑन ईच गुड। आप हर गुड पे जो आखिरी रुपया खर्च करेंगे ना, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बात समझ में आ गई। वुड गिव सेम, या बच्चे मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं ना, इक्वल, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी बच्चे, इसको हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अ कंज्यूमर वुड गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इन सच अ वे दैट, फिर आगे ये बात कोई लिखी जा सकती है। ठीक होगा जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे? या हम इसको कह सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम, अगर हम शुरू में नहीं लिख पाए तो हम एंड पे लिख देते हैं, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब मुझे बताएं, अब आपको स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर ये स्टेटमेंट मैं पहले लिखता ना, तो आप लोगों को इतनी अच्छी समझ ना आ पाती। ये टेबल के बाद स्टेटमेंट हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। ठीक है जी बच्चे, अब आप लोगों को बात क्लियर हो गई है? स्टेटमेंट में मुश्किल तो नहीं हो गई? याद हो जाएगी ना आप सब लोगों को? जी बच्चे, ठीक हो गया जी बच्चे। क्लियर है? ठीक है जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब एक काम करते हैं, जरा आप एक काम कीजिएगा, ये बच्चे आपके सामने एक क्वेश्चन है पास पेपर, ये पास पेपर का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ के जरा इस स्टेटमेंट को दोबारा समझते हैं। मिस्टर खान चाहते हैं कि वो 100 रुपया खर्च करें, उनकी आमदनी, इनकम है जी ये 100 रुपया। 2 कमोडिटीज पे, एक है राइस, दूसरी है शुगर। फॉलोइंग टेबल शो द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम बोथ ऑफ दीज कमोडिटी। अब इसमें अज्यूम क्या किया गया कि इसका हर यूनिट 20 रुपए का, इसका भी हर यूनिट कितने का? 20 रुपए का। सॉरी। अच्छा बच्चे, अगर ये आपके सामने टेबल हो तो कॉम्बिनेशन आपने बना के मुझे बताना, बताइएगा जरा कॉम्बिनेशन बना, मैं वेट करूंगा।
बच्चे आप कॉम्बिनेशन तो बनाएं। जी यूटिलिटी सपोज की होती है, हमने ये बिल्कुल सपोज की हुई होती है। हम इसकी ये अजम्पशन बेस है ये पूरे का पूरा लॉ। और पूरे पैसे भी खर्च करने हैं आपने, 100 रुपया पूरा खर्च करना। जी मैं बना दूं फिर कॉम्बिनेशन। अगर आप बना नहीं पा रहे हैं तो मैं बना दूं, मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था ये जरूरी नहीं है कि राइस के 3 यूनिट होंगे, राइस के 2 भी हो सकते हैं, शुगर के 3 भी हो सकते हैं। जरा देखें, कोशिश करके देखें। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही। बच्चों ने कहा जी 3 यूनिट्स लेने हैं शुगर के, 60 रुपए शुगर पे खर्च कर दें, 40 रुपए राइस पे खर्च कर दें, इक्वल हो गई। इक्वल हो गई ना। अब इस पॉइंट पे क्या है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। सही है जी बच्चे, बात समझ में आ गई है जी। देखो बच्चे मेरी बात सुनो, इसकी जब मैं अजम्पशंस पढ़ाऊंगा ना, अजम्पशन में ये बात लिखी हुई है कि प्राइस ऑफ ईच गुड, प्राइस ऑफ ईच गुड विल रिमेन सेम और कांस्टेंट। और वैसे भी देखें, उसने कहा जी 1 यूनिट आपने 20 रुपए का, 2 यूनिट है तो 40 रुपए हो गए, तीसरा यूनिट खर्च किया तो 60 रुपए आपके खर्च हो गए, फोर्थ वन यूनिट आपने खर्च किया तो 80 रुपीज, और लास्ट वन यूनिट आपने खर्च किया तो 100 रुपीज। ठीक है ना। तो आप 60 रुपीज शुगर पे खर्च कर रहे हो, 40 रुपीज, इसका मतलब है इसके 2 यूनिट ले रहे हो, तो इसका मतलब 1 यूनिट इसका कितने का हुआ, 20 रुपए का ना हुआ। और इसका भी 1 यूनिट 20 रुपए का ना हुआ। 60 को 3 से डिवाइड करें, 40 को 2 पे डिवाइड करें। ठीक है ना। तो ये बात अजम्पशन में मौजूद है, जब मैं अजम्पशन पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह ये आपको बात क्लियर हो जाए। जी बच्चे, ये पेपर में सवाल आया होगा, ये आपके सामने ओपन किया होगा, ये पेपर का क्वेश्चन। अब देखिए ये इसका सॉल्यूशन भी मैंने हैंडआउट्स में ये कर दिया होगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये उसकी स्टेटमेंट अजम्पशन, यही टेबल एज इट इज, और उसके ये कॉम्बिनेशन बना दिया। जरा पढ़िएगा ये जरा कॉम्बिनेशन से ऑनवर्ड, बल्कि कॉम्बिनेशन देख लें पहले, पहले ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लें जरा इसको जल्दी से। एक्सप्लेनेशन में से सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ें, बाकी अभी रहने दें, बाकी आप बाद में पढ़ सकते हैं, अभी सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ें। जो स्टेटमेंट मैंने लिखवा दी है, लिखी है अभी, आप वो भी रिटेन कर सकते हो, या ये रिटेन, दोनों में से कोई एक जो आपको आसानी से याद हो जाए। जी बच्चे बेहतर है सारे कॉम्बिनेशंस बना के बता दो। इसमें ये होगा कि अगर आप वर्ड्स में सही तरीके से एक्सप्लेन ना भी कर पाए तो आपके कॉम्बिनेशन बने हुए एग्जामिनर को बात समझा देंगे। जी कॉम्बिनेशन बनाना लाजमी है, क्योंकि ये सवाल की कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है बच्चे। कॉम्बिनेशन आपने लाजमी बनाने हैं हसनैन फारूक। ठीक है जी, स्टेटमेंट आपने पढ़ ली, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, देखिए जरा।
बच्चे हो सकता है, लेकिन आपने टेबल में जो वैल्यूज अज्यूम करनी है वो ऐसी करनी है कि आपका एक ही जगह पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बने और किसी पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ना बने। ठीक है जी बच्चे, ये कॉम्बिनेशन भी है और उसके बाद अगले बच्चे ये दो कॉम्बिनेशन रहेंगे और साथ उसके एक्सप्लेनेशन। यहां तक बच्चे पढ़ लें। बच्चे जल्दी से पढ़ के मुझे बताइएगा, मैंने भी डायग्राम भी बनानी है, काफी टाइम इस पे लगना है। जी ठीक है जी। बच्चे इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम, ये जो वर्ड है ना इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मैक्सिमम के लिए वर्ड बोला जाता है। मैं आपके साथ चैप्टर 5 में इक्विलिब्रियम की डिफरेंट सिचुएशंस डिस्कस करूंगा। इक्विलिब्रियम की वो सिचुएशंस कहलाती हैं जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा। तो किस पॉइंट पे होगा इक्विलिब्रियम की। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब डायग्राम बनाने लगा हूं मैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। x-axis origin point, y-axis origin point, x-axis। अच्छा बच्चे, y-axis के along marginal utility, यहाँ पे भी बच्चे marginal utility और रुपीस। ठीक है जी बच्चे। एक्स एक्सिस पे बच्चे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं ना हम, और वाई एक्सिस के अलोंग हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। अच्छा बच्चे, ये दो डायग्राम्स बनेंगी, एक कमोडिटी ए के लिए, दूसरी कमोडिटी बी के। अच्छा बच्चे, मार्जिनल यूटिलिटी 4, 8, 12, 16, 20
अगेन 20, 16, 12, 8, 4 और 0। अच्छा बच्चे, अब रुपीस, फाइव। जी बच्चे, अब 1 बाय 1 बच्चे ये कब मैं बनाने लगा हूं, इधर तवज्जो कीजिएगा जी। बच्चे, जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट या पहला रुपया कमोडिटी ए पे खर्च किया, उसको यूटिलिटी बच्चे कितनी मिली? 20। ऐसा ये थी। अच्छा, जब बच्चे कंज्यूमर ने सेकंड रुपया खर्च किया कमोडिटी ए पे, तो यूटिलिटी उसे कितनी मिली? 16। थर्ड के केस में बच्चे उससे यूटिलिटी मिली 12। अच्छा बच्चे, फोर्थ वन पे बच्चे 8 और फिफ्थ वन पे, फिफ्थ रुपये पे 4। अब इन पॉइंट्स को मिलाना है। पॉइंट्स को मिलाने से यूटिलिटी का कर्व, पॉइंट टू पॉइंट मिलाते जाइएगा बच्चे। ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, और ए के लिए, ठीक है, इसको नाम भी दे देते हैं, ए, बी, सी, डी और लास्ट वन ई। अच्छा बच्चे, अब इसी तरह से बी के लिए, जब बच्चे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी 16, सेकेंड रुपी स्पेंड करने से कमोडिटी बी पे यूटिलिटी मिल रही है बच्चे 12। थर्ड रुपए स्पेंड करने से बच्चे यूटिलिटी मिल रही है 8। अच्छा बच्चे, फोर्थ रुपी स्पेंड करने से 4 और लास्ट वन पे बच्चे 0। अब इनको भी पॉइंट्स को पॉइंट्स के साथ मिलाना है। मिलाने से जो कर्व बन जाएगा वो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, और ये है मार्जिनल यूटिलिटी बी का कर्व। अब इसको भी बच्चे एफ, जी, एच, आई और लास्ट वन बचे जे। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसके बाद बच्चे आपने क्या काम करना है? ये बच्चे आपने लाइन ड्रॉ जरूर कर देंगे। ये शो कर रहा है कि कंज्यूमर को इस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रही है। देखिए, किसी भी कॉम्बिनेशन में हमने कहा था कि 3 रुपीज स्पेंड करे ए पे, 2 रुपीज स्पेंड करे कमोडिटी बी पे। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंज्यूमर should have to consume ₹3 on commodity A and ₹2 on commodity B, and in that combination he would get maximum satisfaction। और देखें, किसी भी पॉइंट पे उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी हैप्पीनेस इस रेड लाइन से बिलो नहीं है, या तो रेड लाइन के इक्वल है या उससे अबव है। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई और कॉम्बिनेशन अगर उसने कंज्यूम किया तो उसकी सेटिस्फेक्शन इस लाइन से कम हो जाएगी। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, क्योंकि जब मैं अगली एग्जांपल लूंगा फिर आपको हो सकता है उसमें थोड़ी सी
कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन अगर यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, वो मैं कोशिश करूंगा बड़े आराम आराम से बात समझाऊं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, आप जरा सुनिएगा। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कंज्यूमर 3 रुपए ए पे नहीं खर्च करता, वो ए पे 2 रुपए खर्च कर रहा है। कितने रुपए खर्च कर रहा है? 2 रुपए। अगर वो कमोडिटी ए पे 2 रुपए खर्च करे तो ये जो थर्ड रुपया खर्च करने से उसको यूटिलिटी मिल रही थी, क्या अब मिल पाएगी? ये यूटिलिटी उसे मिलेगी? जब वो खर्च ही नहीं कर रहा तो ये यूटिलिटी क्यों मिलेगी उसे? ये तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये यूटिलिटी उसने सैक्रिफाइस कर दी। मैं लिखने लगा हूं, और कीजिएगा। ये यूटिलिटी उसने सैक्रिफाइस कर दी, ये यूटिलिटी। अच्छा, अब अजम्पशन ये थी कि कंज्यूमर पूरे पैसे खर्च करेगा, 5 के 5 रुपए खर्च करेगा। अब अगर वो 2 रुपए ए पे खर्च कर रहा है तो अब बी पे कितने खर्च करेगा? बताएं जरा जल्दी से, आप लोग बताएंगे तो फिर आपको बात भूलेगी नहीं। अगर कंज्यूमर, शाबाश अफनान, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अगर वो कंज्यूमर कमोडिटी ए पे 2 रुपए खर्च कर रहा है तो फिर वो कमोडिटी बी पे 3 रुपए खर्च करेगा। तो इसका मतलब है कि कमोडिटी बी पे वो कितने रुपए खर्च कर रहा है? 3 रुपए। अच्छा, अब वो जब 3 रुपए खर्च कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको जो एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी तीसरा रुपया खर्च करने से, वो कितनी मिल रही है? वो ये मिल रही है। ये यूटिलिटी का गेन हो गया। अब आप मुझे बताएं, बिल्कुल आपके सामने शेडेड एरिया, यूटिलिटी जो मिल रही है एडिशनल वो ज्यादा मिल रही है, या जो वो यूटिलिटी सेक्रीफाइस कर रहा है वो ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है? शाबाश, वो सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहा है और उसे जो बेनिफिट मिल रहा है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो कम है। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन उसको मैक्सिमम बेनिफिट नहीं दे रहा। इसका मतलब इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन है ही नहीं कि हम 3 यूनिट कमोडिटी या 3 रुपीज कमोडिटी ए पे खर्च करें और 2 रुपए कमोडिटी बी पे खर्च करें। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन ही नहीं है जो कंज्यूमर को इससे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर पाए। क्लियर हो गया बच्चे? तो बच्चे ये डायग्राम आपने बना के आनी है, और आप लोगों को एग्जाम में ना इसी तरह से, आपको पता है पेज आपके पास गिवन होता है, तो आपने पेज में ये जो लाइंस, जैसे मैंने 4, 8, 12, 6 और 16 और 20 कर दी है, आपने इसी तरह से इसे करना। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट सुनिएगा। मैंने आपको पहले जब डायग्राम बना के बताया तो मैंने आपको बताया कि ये लाइन, मैंने रेड कलर की जो लाइन ड्रॉ की है 12 यूटिलिटी पे, मैंने आपको कहा कि किसी भी टाइम पे अगर कंज्यूमर 3 रुपए ए पे खर्च करे, 2 रुपए बी पे खर्च करे, देखें उसकी यूटिलिटी इस रेड लाइन से बिलो नहीं है किसी भी पॉइंट पे, और उसके लिए मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी थी सी पॉइंट पे और जी पॉइंट पे। अगर कंज्यूमर 3 रुपए ए और 2 रुपए बी के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन लेगा तो उसकी यूटिलिटी का लेवल इस रेड लाइन से बिलो हो जाएगा, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगी। और उसके लिए मैंने एग्जांपल ली कि नहीं, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि कंज्यूमर 3 रुपए की बजाय 2 रुपए ए पे खर्च कर रहा है। जब वो 2 रुपए ए पे खर्च कर रहा है तो इसका मतलब जो तीसरा रुपया खर्च करने से वो यूटिलिटी हासिल कर रहा था या कर सकता था, अब वो नहीं कर रहा, यूटिलिटी सेक्रीफाइस हो रही है उसकी। अच्छा, अब वो जो तीसरा रुपया बी पे खर्च करेगा उससे उसे एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी। वो यूटिलिटी कितनी है? वो जी से एच के इन बिटवीन है, वो कम है, और जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है वो बी सी, वो ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसके अलावा 3 रुपए ए और 2 रुपए बी के अलावा कोई कॉम्बिनेशन अगर वो और यूज करे
तो उससे उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी नहीं, बल्कि सेटिस्फेक्शन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, जो कि उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन है 76। अब बात समझा पाए हो बच्चे? जी बच्चे, तो बच्चे ये क्वेश्चन आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने भी आपको पास पेपर का क्वेश्चन भी बताया, ये पूरे का पूरा सॉल्व हुआ है, आपके हैंडआउट्स में मौजूद भी है। खूब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके फिर एडिशनल क्वेश्चंस की हम इंशाल्लाह कल डिस्कशन करेंगे। कल हमारी क्लास है, सेम टाइम पे हमारी क्लास होगी, अपने ही टाइम पे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।